प्रधानमंत्री ने बिहार की एक रैली में लोगों से पूछा था कि क्या आपको बिजली पानी मिल रहा है, जैसा वो अपने अंदाज में पूछते। भावनात्मक मुद्दे जो थे, बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दे जा रहे थे और आईपैक ने ये सजेस्ट किया कि इस पर काम करना चाहिए। इस फेक न्यूज़ में ऐसे वीडियो इस्तेमाल किए जाते थे जो सीरिया और इराक के थे, लेकिन ये बताया जाता था कि ये मुजफ्फरनगर के वीडियो हैं और ये बताया जाता था कि देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। ये काम आईटी सेल के लोग करते। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये करती है, ये बाकी पार्टियां भी करने लगी और इन्होंने बाद में सी। कुल मिला के है ये कि जो भी आप वोट करने जाते हैं वो वोट आप करते नहीं है, आपसे करवाया जाता है। उसकी पूरी रणनीति होती है, पूरी प्लानिंग होती है, किस तरह से आपको यूज करना है। नमस्कार, मैं हूं शिवम। एक खास सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें हम एक्सप्लेन तरीके से आपको बताएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि किसी मुद्दे के पीछे का सच क्या होता है। तो इसके लिए आपको भी इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है। बहुत सीमित माध्यमों से ये लोगों तक जानकारियां पहुंचती हैं, लेकिन ये जानकारियां हैं, उपलब्ध हैं हर जगह, अगर आप इसको तलाशने की कोशिश करें। एक सवाल बहुत पूछा जाता है और 2014 के बाद इस सवाल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई कि ऐसा क्या है जिससे कि बीजेपी लगातार 14 के बाद चुनाव जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया, मोदी काल में ऐसा क्या हुआ, धड़ाधड़ कैसे चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जवाब बहुत अहम है। इसका जवाब देने से पहले 2018 की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बीजेपी 2019 के चुनाव में माहौल बना रही थी, वो जीत गई थी और तभी एक शख्स का आर्टिकल वायरल हुआ। ये शख्स डेटा एनालिस्ट था और ये कहता था कि इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। इसका ये भी दावा था कि 2014 से ये लगातार मोदी को पीएम बनाने के लिए काम कर रहा था, मोदी के लिए काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल में ये प्रमुख आदमी था और इसने एक ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग में इसने ये बताया कि इसने भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को क्यों छोड़ा। शिवम शंकर सिंह इसका नाम था, इसके ब्लॉग का नाम था मीडियम। अब सवाल उस वक्त पूछे गए कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्या होता है बीजेपी के भीतर। लोगों में कौतूहल भी था और ये भी था कि 19 में आएंगे मोदी जी, नहीं आएंगे। आखिरकार वो आ गए, 2 बार वो चुनाव जीत गए। इसके बाद और रिसर्च शुरू हुई कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया, मोदी ने ऐसा क्या किया। शिवशंकर ने अपने ब्लॉग में 2017 के मणिपुर और त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया था। ये अपने ब्लॉग में वो बताते हैं। ये डेटा की मदद से चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और उस डेटा को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। मतदाताओं के ग्रुपों में टारगेट तरीके से प्रचार किया जाता है उस डेटा की मदद से। लेकिन इतना कुछ होने के बाद पार्टी से इनका मोहभंग हो गया, मोदी से इनका मोहभंग हो गया और इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और ये कहा कि बीजेपी कुछ विशेष तरह से संदेशों वाला प्रोपेगेंडा चला रही थी। ये शिवम शंकर सिंह कहते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी कहती है और जो करती है उसमें बड़ा अंतर है। अपनी उसी पोस्ट में शंकर ये भी कहते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय बहस को अंधेरे में धकेल रही है, राष्ट्रीय बहस को डाइवर्ट कर रही है। बात शुरू होती है 2014 से, जब बीजेपी का डेटा सेटअप बहुत मजबूत था। बीजेपी के पास एक बड़ी टीम थी, लेकिन धीरे धीरे वो टीम कमजोर होने लगी, खत्म होने लगी, क्योंकि पार्टी को ये लगने लगा कि बीजेपी को जिताने का काम सिर्फ मोदी करते हैं और मोदी की वजह से बीजेपी जीतती है। पार्टी का ये मत था कि डेटा की कोई ज़रूरत नहीं होती 14 के बाद। इसके बाद आया 2015। 2 बड़ी बातें हुई इस साल में। पार्टी बिहार में हार गई, दिल्ली में हार गई, विधानसभा चुनाव थे, इन दोनों ही चुनावों में हार गई। रिसर्च इस पर भी शुरू हुई, आखिर क्या हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की एक रैली में लोगों से पूछा था कि क्या आपको बिजली पानी मिल रहा है, जैसा वो अपने अंदाज में पूछते हैं। उनको ये लग रहा था कि लोग भीड़ से ये कहेंगे कि नहीं मिल रहा है, लेकिन जवाब उल्टा आया। जवाब आया हाँ। इसके बाद बीजेपी ने आंखें बंद कर ली ये सब सुनने के बावजूद और चुनाव लड़ गई। अंजाम ये हुआ कि बुरी तरह से हार गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से डेटा सेटअप तैयार करना शुरू किया और 2016 आते आते एक बार फिर से बीजेपी का जो डेटा बैंक था वो मजबूत हो गया, उसकी टीम मजबूत हो गई। आप इन्हें जानते हैं, ये बड़े मशहूर आदमी हैं, प्रशांत किशोर। आजकल इनके ऊपर नेतागिरी का भूत सवार है। बिहार में इस समय ये नेतागिरी कर रहे हैं। इनको उम्मीद है कि ये जीतेंगे। कारवा मैगजीन से इन्होंने बात की थी
और इन्होंने एक किस्सा सुनाया था, वो किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाएंगे कि बीजेपी करती क्या है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि पंजाब का चुनाव हो रहा था, 2017 का साल था, और इस साल पंजाब में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसके ये मुखिया हैं, यानी आईपैक इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसने कांग्रेस के साथ डील की। कांग्रेस के साथ करार करने के बाद ये वहां पर इलेक्शन करने के लिए चले गए। उस वक्त माहौल ये था पंजाब में कि महाराजा कहलाए जाने वाले अमरिंदर सिंह को कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो थे, लेकिन उनकी जो इमेज थी वो ऐसी थी कि वो आलसी हैं। एक ऐसा व्यक्ति उनको माना जाता था जो मेहनत नहीं करता, जो काम करना नहीं जानता। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसके पास काडर नहीं था पंजाब में उस वक्त, और जहां काडर था उसमें काम करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। कांग्रेस बड़ी परेशान थी कि आखिर वो करे क्या। लेकिन इसके बाद महंगे चुनाव प्रचार, ऊर्जावान अभियान जिसका नाम था पंजाब दी कैप्टन, से चीजें बदलने लगी। और इस अभियान ने दो काम किए। पहला काम कि सिंह को महाराजा से कैप्टन बना दिया, ये बड़ी बात थी। और दूसरा काम यह हुआ कि इस अभियान से उन्हें पंजाब के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक पहुंच मिल गई और लोग उनको जानने लगे, उनकी छवि बन गई। ये समझ आया कि ये जमीनी नेता हैं, और जो काडर था कांग्रेस का उसमें भी एक इच्छा शक्ति पैदा हुई कि चलो कांग्रेस कुछ कर सकती है। इसी इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने 2017 में मणिपुर चुनाव के लिए आईपैक के साथ एक करार किया। ये डील हुई कि आप मणिपुर हमको जिताइए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में यह हालत थी कि नाम लेवा नहीं था, दफ्तर तक नहीं थे। आईपैक वहां गई, ग्राफिक डिजाइनर, शोधकर्ता, कैंपेन टीम बनाकर सर्वे किया, और पता चला कि इनर लाइन परमिट पर पार्टी का जो प्रतिबद्धता है वो बहुत कम है। ये एक मुद्दा वहां पर बड़ा है। मणिपुर पर नाकेबंदी और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसको शॉर्ट में आप इसाक मुइवा करके कह सकते हैं, इसके साथ एक गुप्त संधि जैसे भावनात्मक मुद्दे जो थे, बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दे जा रहे थे। और आईपैक ने ये सजेस्ट किया कि इस पर काम करना चाहिए। यहां बीजेपी को 31 सीटें चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ 21 जीत पाई। और मार्च 2017 में छोटी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बना ली मणिपुर में। ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि बीजेपी का वहां नाम लेवा नहीं था। ये बीजेपी का एक प्रोसेस था। बीजेपी को समझ आया कि डेटा की क्या जरूरत होती है। बाद में मणिपुर में बीजेपी ने क्या किया ये आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। वहां उसने एक ऐसे हिंदू समुदाय की पहचान भी की जो मुसलमानों से नफरत करता था, मुसलमानों का कट्टर विरोधी था, और उनके लिए एक खास मैसेज तैयार किया गया और यह बताया गया कि मुस्लिम आबादी जो है वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी वक्त के साथ, जबकि यह सच नहीं था, यह फैक्ट नहीं था। लेकिन ऐसे संदेशों से पार्टी ने भावनाओं को उछाला, भावनाओं को भड़काया, और इसका असर यह हुआ कि इस फेक न्यूज से जो एक माहौल बना उसका फायदा हुआ। इस फेक न्यूज में ऐसे वीडियो इस्तेमाल किए जाते थे जो सीरिया और इराक के थे, लेकिन यह बताया जाता था कि ये मुजफ्फरनगर के वीडियो हैं, और ये बताया जाता था कि देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। ये काम आईटी सेल के लोग करते थे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रशांत किशोर कहते हैं। प्रशांत किशोर की टीम ने इसके बाद दिल्ली में एक डेटा की मदद से निर्वाचन क्षेत्रों का चयन शुरू किया, प्रोफाइलिंग शुरू की। काम शुरू हुआ कि आखिर किस तरह से मैनेज किया जाए पूर्वोत्तर को। पूर्वोत्तर में सबसे पहले ये काम किया गया, और बीजेपी निर्वाचन क्षेत्र जीतना चाहती थी तो उसे बूथ पर ध्यान देने की जरूरत थी। ये उस डेटा में पता चला, और सीटों के बंटवारे पर ध्यान देने की जरूरत थी, किस तरह से सीटें बनाई जाएं। इसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते थे। मणिपुर में इसके लिए बीजेपी ने जिस तरह से काम किया था, 3 संसदीय और विधानसभा चुनाव का डेटा निर्वाचन आयोग से उन्होंने जमा किया। ये पायलट के तौर पर था, और उन्हें जोड़कर ट्रेंड की पड़ताल करना शुरू किया। ये सब जानते हैं कि उस वक्त जब ये इलेक्शन हो रहा था 17-18 के दौर में, पूर्वोत्तर में बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, कोई नहीं लेने वाला था उसका नाम। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वहां पर मौजूद थीं और मौजूद भी थीं। पड़ताल से यह पता चला कि कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर त्रिपुरा की सत्तारूढ़ पार्टी यानी सीपीएम के खिलाफ माहौल है, लोग नाराज हैं। इसके बाद सर्वे, डेटा, जाति और अर्थ सामाजिक तथ्यांकों को मिलाया गया। फोकस समूह चर्चाओं की जरूरत महसूस की गई, वो किया गया,
और कौन से जातीय और आदिवासी समूह हैं, समुदाय हैं, और वो किन पार्टियों को वोट देते हैं, ये भी तय किया गया इस मीटिंग में। इसके बाद बीजेपी ने एक रणनीति बनाई, एक स्ट्रेटेजी बनाई। रणनीति ये थी, वो भी मैं आपको बताता हूं, कि अगर आप बूथ जीते तो सीट जीत जाएंगे, और सीट जीतेंगे तो राज्य जीत जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है? बूथ पे। इसके लिए बूथ स्तरीय वोटिंग डेटा की जांच की गई। निर्वाचन आयोग के फॉर्म 20 से यह पता चलता है कि किसी भी बूथ में कैसी वोटिंग हुई है पिछले चुनाव में। इससे यह समझा जा सकता है, आप आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी पार्टी का कोर वोटर कौन है और शिफ्टिंग वोटर कौन है, यानी शिफ्ट कितने वोट होते हैं, स्विंग कितने वोटर होते हैं। बीजेपी ने क्या किया? इसके बाद बीजेपी ने यह किया कि मतदाता सूची को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और मोबाइल नंबर से उसको कनेक्ट कर दिया, ताकि सोशल मीडिया के जरिए संदेश टारगेटेड ग्रुप्स में भेजे जा सकें। यह बड़ा मारक तरीका था। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, जो 60 नामों का इंचार्ज होता था। पन्ना मतदाता सूची का एक पृष्ठ होता है, एक हिस्सा होता है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी इन लोगों के घर जाकर पार्टी के संदेश पहुंचाना था और इन लोगों से फीडबैक लेके पार्टी तक पहुंचाना था। ये बहुत सदी हुई नपीतुली प्रक्रिया थी, और इससे ये पता चल रहा था कि लोग किस तरह से मूव करते हैं। इससे हुआ ये कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार बन गई, और इसके बाद त्रिपुरा का नंबर आया। त्रिपुरा में क्या हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूं। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री थे मालिक सरकार, उनका बड़ा माहौल था। उन्होंने राज्य में शांति बहाली की थी, और वो अपनी पीठ थपथपाते थे कि वो उन्होंने शांति बहाल की है। बीजेपी ने यह दावा किया कि जब पिछले 15 से 20 सालों से पूर्वोत्तर में शांति है, तो फिर शांति बहाली के लिए इतना तमगा क्या लेना। और इसलिए मालिक सरकार की उपलब्धि उल्लेखनीय नहीं है, ये बीजेपी ने वहां पर प्रोजेक्ट किया। और यहां बीजेपी ने मुद्दा बनाया 7वें वेतन आयोग को, क्योंकि उनके पास डेटा आ गया था। यह भी सच था, क्योंकि उस वक्त राज्य में यानी त्रिपुरा में जो सरकार के कर्मचारी थे, उनको 4थे वेतन के हिसाब से पैसा मिलता था, और पैसे से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। बीजेपी ने कहा कि अगर आप हमको जिताएंगे तो हम यहां पर 7वां वेतन लागू करेंगे, यानी हर कर्मचारी को 20 से 30 हजार रुपए का फायदा होने वाला था। बीजेपी की यह चाल चल गई और बाजी पलट गई। बीजेपी भारी बहुमत से त्रिपुरा में सरकार में आ गई, और इसके बाद तो आप जान ही रहे हैं। अब यूपी में भी आ जाते हैं। यहां अगर आप देखें तो लोगों के नाम से उनकी जाति का, उनके धर्म का पता आसानी से चल जाता है। मतदाता सूची को यहां पर भी मोबाइल के साथ मिला दिया गया, और मिला लेने के बाद टारगेटेड व्यक्तिगत संदेश भेजे जा सके। ये होता भी है। अब जैसे अखिलेश हैं, यानी सपा का जो वोट है, यानी यादव वोट है, जो ओबीसी श्रेणी में आता है। अब इसको किस तरह के मैसेज भेजे गए? बीजेपी ने यह किया कि गैर यादव और गैर जाटव वोटों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनको सीधे मैसेज भेजे जाने लगे। संदेश ये होता था कि यादवों की तो मौज है, यादवों को फायदे मिल रहे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाकी जो ओबीसी जातियां उनको फायदा नहीं मिल रहा। जब तक सपा सत्ता में बनी रहेगी, गैर यादवों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। यह बीजेपी ने किया। फायदा बीजेपी को होना ही था। यह संदेश बीजेपी के आधिकारिक चैनल से नहीं भेजे जाते थे, बल्कि नमो समर्थक 2019, बनारस, कट्टर हिंदू सेना और इस तरह के तमाम जो ग्रुप होते हैं, जैसे हिंदू महासभा, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, इनके जरिए ये मैसेज भेजे जाते थे टारगेटेड लोगों को, टारगेटेड ग्रुप्स को। तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं था। यहां बीजेपी ने ऐसे हिंदू समुदायों की पहचान कर ली डेटा से, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के कट्टर विरोधी हैं। उनके लिए यह संदेश भेजा जाता था, जो इन्होंने मणिपुर में किया। यह होता था कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में, लेकिन यह सच नहीं था। सेम वही चीज थी। यहां पर भी उस तरह के मैसेज टारगेटेड भेजे गए, पर्सनल भेजे गए, नाम से भेजे गए, और भावनाओं को भड़काने का काम किया इन मैसेजेस ने। सच्चाई ये थी कि लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता था कि वीडियो आया कहां से, क्योंकि वीडियो में जो लोग दिखाई देते हैं वो इस तरह के थे, जिसमें दाढ़ी थी, गोल टोपी पहने हुए थे, और उसका लाभ बीजेपी को आने वाले चुनाव में धीरे धीरे होने लगा। ये तंत्र कैसे खड़ा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। ये जवाब इस तरह से है कि कई संस्थाओं की रिसर्च जब आप करेंगे, वेबसाइट पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया में जो फंडिंग होती है वो निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर आती है। यानी सोशल मीडिया को आप पैसा देते हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता। सोशल मीडिया कैंपेन का ज्यादातर हिस्सा
ऐसी संस्थाओं को आउटसोर्स कर दिया जाता है जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, औपचारिक संबंध नहीं, तो आप कैसे पकड़ेंगे उसको? ये टीवी या रेडियो में जैसे विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह के विज्ञापन होते हैं जैसे सोशल मीडिया पेज या सोशल मीडिया वालों को दिए जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो बीजेपी समर्थक 20 से 30 फेसबुक पेज ऑपरेट करते थे उस वक्त। बी सपोर्ट इंडियन आर्मी ये एक पेज है, बी सपोर्ट नमो नाम का पेज है, इस तरह के भरमार है पेजों की अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स की, जिनका दावा ये है कि उनके 15-15 लाख 1.5-2 मिलियन फॉलोअर है। ये फेसबुक पे निरंतर विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन यानी फेसबुक पे प्रमोट करते हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनर इन्वॉल्व होता है, वीडियो एडिटर इन्वॉल्व होता है, ये पूरी टीम मिला के काम करते हैं। और इस तरह की फॉलोअर हासिल करने के लिए बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है पेज को, तो ऐसे में फंडिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि बूस्ट करने के लिए पैसा लगता है जो फेसबुक पे जाता है। ये किसी को नहीं पता कि इस बूस्टिंग के लिए फंड कौन कर रहा है, क्योंकि ये कानून में नहीं आता। एक दावा ये है कि ये पेज उसके नहीं है, यानी बीजेपी के नहीं है, ये समर्थक चला रहे हैं, लेकिन इन पेजों को चलाने के लिए पैसा दिया जाता है। करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर महीने का खर्च हो रहा था उस समय। ये कौन करता था? कहा जाता है ये पार्टी करती थी, बीजेपी करती थी, और इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं था। ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये करती है, ये बाकी पार्टियां भी करने लगी और उन्होंने बाद में सीखा। एक तरफ अगर आपको नमो समर्थक पेज मिलेंगे, तो दूसरी तरफ आपको बीफ जनता पार्टी जैसे पेज मिलेंगे, इंडिया रजिस्ट जैसे पेज मिलेंगे, और तमाम तरह के पेज मिलेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी मतदाता सूची को डिजिटल से जोड़ लिया है, डिजिटल कर लिया है, और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का उसने एक डेटाबेस भी तैयार कर लिया है। ये पहले उसके पास नहीं होता था जब वो लड़ने जाती थी 14 के बाद से बीजेपी में। उसके पास पंचायत स्तर में लोगों के आंकड़े अब हैं जिन्होंने चुनाव जीता है या चुनाव हारा है और वो कांग्रेस के समर्थक हैं। संदेश भेजने के मामले में भी पार्टी ने सुधार किया है, लेकिन लोगों तक पहुंच के मामले में अभी पार्टी पीछे है। फेसबुक पेज की तरह ही व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, बीजेपी के पहले से ही ये ग्रुप थे, उसने ये बना लिए थे। तो जो नया नियम था बीजेपी का, वो नहीं इस पे लागू होता था व्हाट्सएप का, और 5 नंबर तक शेयर कर सकते हैं आप मैसेज, वो उस समय नहीं था। इसका फायदा बीजेपी को मिला। अब ये काम कांग्रेस ने कर लिया है और कांग्रेस इसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। कुल मिला के है ये कि जो भी आप वोट करने जाते हैं, वो वोट आप करते नहीं है, आपसे करवाया जाता है। उसकी पूरी रणनीति होती है, पूरी प्लानिंग होती है, किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से आपको अलग अलग तरीके से वोट करवाना है। इसके लिए पूरी बैकएंड में टीम काम कर रही होती है। वो ये है कि अमित मालवीय जो कि बीजेपी की आईटी हेड हैं, उनसे बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं, इसलिए ये आईटी सेल छोड़ के चले गए। बीजेपी ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र में कमजोर हो गई। अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में इसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि जो काम इस तरह की टीम कर सकती है वो बॉट नहीं कर सकते जिनके जरिए ये काम किया जाता है। क्योंकि आपको हैशटैग चलाना है, किस तरह का ट्रेंड हो रहा है, इसके लिए आपको लोग चाहिए। पहले तो बीजेपी ने विदेशी फ़ोन नंबर्स के इस्तेमाल करके बीजेपी की आईटी सेल ने कई सारे मैसेज फॉरवर्ड किए थे, क्योंकि ये नियम लागू नहीं होता था विदेशी नंबरों पे। इंडिया के नंबरों पे लागू होता था कि आप 5 मैसेज तक ही शेयर कर सकते हैं एक बार में, लेकिन आप विदेशी नंबर अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो ये नियम लागू नहीं होता था। तो इंटरनेशनली भी कई लोगों को ग्रुप्स बना के ये मैसेज भेजे जा रहे थे। तो इस तरह से बीजेपी ने काम किया इन चुनावों में, और वो एक के बाद एक राज्यों में चुनाव जीतते गए। लेकिन ये सारी चीज़ें बदल गई 20 के बाद, 19 के चुनाव के बाद। प्रशांत किशोर की टीम अलग हो गई, वो अपने तरह से काम करने लगे। राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके पीछे भी यही कारण है कि बीजेपी ने इसको कांग्रेस ने इसको मैनेज किया है। कांग्रेस ने तैयारी ठीक की है। बीजेपी का आईटी सेल खत्म हो गया है, और ये जो ट्रोल आर्मी तैयार की गई थी वो अब काम नहीं कर पा रही है, वो उससे उकता गई है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरीका है आज के इलेक्शन जीतने का, वो रैली वाला जमाना चला गया। आज के एक्सपीरियंस में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपको किसी और विषय के साथ मैं मिलूंगा, एक नई जानकारी के साथ, डिटेल्ड जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए ब्लंट मीडिया।